हेलो दोस्तों, अमन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत काल। और दिल्ली सल्तनत काल की इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल के सभी शासकों के बारे में हमने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत काल के सभी शासकों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। जिस विद्यार्थी ने दिल्ली सल्तनत काल की पहले की क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश की पहले की क्लासों को देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल पर दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश के नाम से अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर जितने भी गुलाम वंश की क्लास है वो आपको एक ही प्ले लिस्ट के अंदर नंबर वाइज मिल जाएगी। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत काल को एक ही क्लास में पूरे गुलाम वंश को, दिल्ली सल्तनत काल में पहला वंश है गुलाम वंश, और गुलाम वंश को हम एक ही क्लास में पूरा पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत काल के समय की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत काल का समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और इसमें पहला वंश है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने राज किया था, उसमें पहला राजवंश है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का समय है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में 84 वर्षों तक शासन किया था। और गुलाम वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शुरुआत की थी। और दिल्ली सल्तनत की भी यहीं से शुरुआत हुई थी। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। और गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत में 84 वर्षों तक शासन किया था। और गुलाम वंश की स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए हैं और कुछ किताबों के अंदर आपको 10 शासक दिए हुए हैं। उसमें अंतिम शासक है उसका नाम नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के 11 शासकों के शासनकाल और उनके नाम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में नंबर वाइज सभी शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत का और गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह। आराम शाह का शासनकाल है 1210 ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी तक। आराम शाह ये एक अयोग्य शासक था और इसकी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी के अंदर हत्या कर दी थी। और उसके बाद में शासक बन जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद में अगला शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है इसने मात्र 6-7 महीने तक शासन संभाला था। और ये 1236 ईस्वी में ही शासक बना था। और 1236 ईस्वी में ही शासक आगे बन गई थी रजिया सुल्तान। शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये शासक बनाना चाहता था रजिया सुल्तान को, लेकिन 1236 ईस्वी के अंदर अचानक इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में शासक बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है इसने मात्र 6-7 महीने तक ही शासन किया था। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की 5वें नंबर की महिला शासिका, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका है वो रजिया सुल्तान है। और दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला शासिका है वो भी रजिया सुल्तान है। 5वें नंबर की गुलाम वंश की शासिका बनती है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का कार्यकाल है वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान का शासनकाल है ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक है। और उसके बाद में रजिया सुल्तान को पंजाब का अल्तुनिया है
वो बंदी बनाकर ले जाता है। उसके बाद में पीछे से जो चालीसा संगठन है वो शासक बना देता है मुइजुद्दीन बेहराम शाह को। मुइजुद्दीन बेहराम शाह है, ये रजिया सुल्तान का भाई था। और 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की कैथल हरियाणा के अंदर एक डाकुओं का संगठन हत्या कर देता है। उसके बाद में 1240 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से शासक बन जाता है मुइजुद्दीन बेहराम शाह। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह का शासनकाल है 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक। और मुइजुद्दीन बेहराम शाह के बाद में 7वें नंबर का शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है ये 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक है। और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में शासक बन जाता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। और नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल है 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक। और नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर देता है कौन? गयासुद्दीन बलबन। और वे खुफिया तरीके से हत्या करता है, उसका पता किसी को भी नहीं चलता। और आगे शासक बन जाता है गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन है ये 1266 ईस्वी में शासक बना था। और 1286 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गई थी। मान लीजिए दिल्ली सल्तनत में 1266 ईस्वी तक इल्तुतमिश से लेकर इल्तुतमिश का जो वंशानुगत जो सुल्तान बनने का क्रम था वो समाप्त हो जाता है 1266 ईस्वी में। और उसके बाद में बलबनी वंश शुरू हो जाता है, लेकिन ये है गुलाम वंश के अंदर ही। और गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक है। और गयासुद्दीन बलबन के बाद में उसके बाद में 10वें नंबर का गुलाम वंश का शासक बनता है केकुबाद। केकुबाद है ये बलबन का पोता था और ये शासक बनता है 1286 ईस्वी के अंदर। और 1290 ईस्वी में लकवा होने के कारण 1290 ईस्वी में केकुबाद की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में शासक बनता है उसका पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स। और शमसुद्दीन क्यूमर्स है ये मात्र 2-3 महीने का शासक बना था। और इसकी फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी था इसका सेनापति, उसने हत्या कर दी थी। और उसके बाद में 1290 से लेकर 1320 तक आगे शुरुआत हो जाती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। खिलजी वंश की शुरुआत है वो नेक्स्ट क्लास से होगी। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पूरे गुलाम वंश को एक ही क्लास में रिपीट करेंगे। जिस विद्यार्थी ने जो पहले की क्लास है उनको देखा है उसको आज दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है वो इस क्लास में याद हो जाएगा। और जिस विद्यार्थी ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की क्लासें नहीं देखी है वो विद्यार्थी भी इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ याद कर सकता है। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पूरे डिटेल से पढ़ाया जाएगा आज इस क्लास के अंदर। शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की 1206 ईस्वी में स्थापना की थी। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और ये दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और वहीं से सल्तनत काल की शुरुआत होती है और यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक है ये यामिनी वंश का इल्बरी तुर्क था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश की बात की जाए तो ये यामिनी वंश का इल्बरी तुर्क था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है इसके माता पिता है इसको बचपन में ही बेच देते हैं। और किसको बेचते हैं? इसके माता पिता है वो फारस का एक काजी है अब्दुल कोकी, उसको इसके माता पिता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही बेच देते हैं फारस के एक काजी अब्दुल कोकी को। और कुछ समय बाद फारस के काजी अब्दुल कोकी की मृत्यु हो जाती है। और अब्दुल कोकी के जो पुत्र है वो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी को बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं? मोहम्मद गोरी को। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक है ये यामिनी वंश का इल्बरी तुर्क है। और इसके माता पिता है वो बचपन में ही फारस का एक काजी है अब्दुल कोकी उसको बेच देते हैं। और कुछ समय बाद अब्दुल कोकी है उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब्दुल कोकी की मृत्यु होने के बाद में जो अब्दुल कोकी के पुत्र है वो आगे बेच देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और किसे बेचते हैं? वो बेच देते हैं मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को
फारस के काजी अब्दुल कोकी के पुत्रों से खरीद लेता है। और मोहम्मद गौरी है, ये इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदने के बाद में एक पद देता है अपने दरबार के अंदर। वो पद है अमीर ए अखूर। और अमीर ए अखूर किसे कहा जाता है, तो अमीर ए अखूर है ये असफ साला का प्रधान होता है। यानी मोहम्मद गौरी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदने के बाद में असफ साला का प्रधान बना देता है। यानी अमीर ए अखूर, और अमीर ए अखूर कहा जाता है असफ साला के प्रधान को। मोहम्मद गौरी है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदने के बाद में असफ साला का प्रधान बना देता है, यानी अमीर ए अखूर का पद दे देते हैं। और 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक है ये अजमेर की जो संस्कृत पाठशाला है उसको तुड़वाकर उस जगह 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाता है। यानी 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया है, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का गवर्नर है यानी गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अजमेर की संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इस जगह 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है ये अलग अलग है। तो इसमें कुछ इतिहासकार तो मानते हैं यानी जो संस्कृत पाठशाला है उसको तुड़वाकर उस जगह एक मस्जिद का निर्माण करवाया है, वो 2.5 दिन में कंप्लीट हुई थी। लेकिन यहाँ पर पंजाब से पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसका नाम है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा कर दिया गया है। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना में प्रथम वंश है गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक की बात की जाए तो वो 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक है ये 25 जून 1206 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक है ये 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो सर्वप्रथम राजधानी है वो लाहौर को ही बनाया था। सर्वप्रथम राजधानी है ये लाहौर को ही बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनामों की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास, यानी ये मोहम्मद गौरी का एक दास था, मामूलक, सिपे सालार, बंदगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां हैं यानी उपनाम हैं। इन नामों से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी पुकारा जाता है। लाख बख्श और पील बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने लाखों रुपयों का गरीबों में दान किया था और साथ में हाथियों का भी दान किया था। लाखों रुपए का दान करने के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और हाथियों का दान करने के कारण इसे पील बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और साथ में मोहम्मद गौरी है वो अपना दामाद है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक है ये जो गजनी का यलदौज है उसको तो अपना दामाद बना लेता है और मुल्तान सिंध का जो कुबाचा है उसको अपना बेनोई बना लेता है और इल्तुतमिश को भी अपना दामाद बना लेता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जब भी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो तो आगे सिंहासन का हकदार है वो कौन बन सके, वो बन सके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद में गजनी का 40 दिन तक शासक कौन बन जाता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में गजनी का 40 दिन का शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है। और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम जजियागर की शुरुआत है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ की थी। स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं लेकिन सर्वप्रथम जजियागर की शुरुआत है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रारंभ की थी। उसके बाद में फिरोज तुगलक है उसने की थी, लेकिन उससे पहले तुगलक वंश से पहले ही जजियागर की शुरुआत हो चुकी थी और शुरुआत है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने एक नए पद की शुरुआत की थी। शासक बनने के बाद में
कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने एक नए पद की शुरुआत की थी। वो पद था वजीर का। वजीर यानी प्रधानमंत्री। ये सुल्तान के नीचे काम करता था, उसको वजीर यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था। और अपना प्रथम वजीर है यानी अपना प्रथम प्रधानमंत्री है, वो किसको बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना प्रथम प्रधानमंत्री है वो फकीह मुदब्बिर को बनाया था। किसको? फकीह मुदब्बिर को। और दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है वो भी किसने शुरू करवाया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दिल्ली के अंदर कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू करवाता है। और ये निर्माण है ये किसकी याद में शुरू करवाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू करवाता है। और इसे पूर्ण वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवा सका था क्योंकि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और इसका निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश, इसने पूर्ण करवाया था। यानी इसका निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। और इसे ये भारत की प्रथम मस्जिद है और इसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। यानी भारत की प्रथम मस्जिद जिसे कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 5 मंजिली है और लंबाई है 240 फीट। और इसके अंदर यानी कुतुब मीनार के अंदर कुल सीढ़ियों की बात की जाए तो कुतुब मीनार के अंदर कुल 379 सीढ़ियां बनी हुई है। और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी चौगान कहते हैं पोलो को, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में लाहौर के पास में एक है अनारकली बाजार, यानी लाहौर के पास में अनारकली बाजार लगता है, वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का इसका मकबरा है ये लाहौर के अंदर बना हुआ है और लाहौर के अनारकली बाजार में कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया है। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में आगे नेक्स्ट दूसरे नंबर का गुलाम वंश का शासक बन जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह। और आराम शाह का शासन काल है 1210 ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी तक। और आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है। आराम शाह ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है। और आराम शाह ये भी यामिनी वंश का इल्बरी तुर्क है। आराम शाह ये किस वंश से है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही वंश से है और यामिनी वंश यानी यामिनी वंश का इल्बरी तुर्क है। और आराम शाह इसने मात्र 8 महीने तक ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में शासन संभाला था। आराम शाह ये अयोग्य शासक माना जाता है। इसका जो सुल्तान पद था उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, ये अपने ही प्रेम प्रसंग में खोया हुआ रहता था। और इसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत के सरदार है वो आराम शाह से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद में वो शासक बनाना चाहता है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश है ये आराम शाह पे आक्रमण करता है और उसमें आराम शाह की हार हो जाती है। और बाद में इल्तुतमिश है वो आराम शाह की क्या है हत्या कर देता है। और आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य जो युद्ध हुआ था उसको कहते हैं जुद का युद्ध। यानी जुद के युद्ध में इल्तुतमिश है इसने आराम शाह की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का तीसरे नंबर का शासक है वो बन जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन है ये 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने संभाला था। इल्तुतमिश की अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इल्तुतमिश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी यानी साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश है ये शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था। यानी इल्तुतमिश है ये किस वंश से था? तो शमसी वंश से था और इल्बरी तुर्क था। इससे पहले कुतुबुद्दीन और आराम शाह है वो यामिनी वंश से थे और इल्तुतमिश है ये शमसी वंश से है और शमसी वंश का इल्बरी तुर्क था।
इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही खरीदा था। और उसके बाद में इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को ऐबक ने अपने दास के रूप में खरीदा था। इल्तुतमिश है इसे दिल्ली बाजार से कुतुबुद्दीन है उसने अपने दास के रूप में खरीदा था। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपना गुलाम किसे बना लेता है, इल्तुतमिश को। इसलिए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलामों का गुलाम है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इल्तुतमिश को खरीदने के बाद में एक पद देता है, वो पद देता है सरजानदार का। और सरजानदार होता है शाही अंगरक्षकों का सरदार। और शाही अंगरक्षकों के सरदार का पद देने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो ईमानदारी से अपने पद पर बना रहता है। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक पद और प्रदान करता है इल्तुतमिश को, वो पद है अमीर शिकार। अमीर शिकार है ये दरबारी पद था, यानी ये सुल्तान जब शिकार खेलने के लिए जाता था तो शिकार की व्यवस्था कौन करता था, वो उस शिकार की व्यवस्था करता था ये अमीर शिकार। और यानी अमीर शिकार के पद पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया। और साथ में पहले से भी उसके पास में एक पद था, वो था सरजानदार का। सरदानदार कहते हैं शाही अंगरक्षकों के सरदार को। और 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक अपनी पुत्री के साथ में इल्तुतमिश का विवाह कर देता है। और उसके बाद में इल्तुतमिश को अपनी दास्ता से मुक्त कर देता है। और 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक है अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करने के बाद में अपनी दास्ता से मुक्त करके, और एक बंदायूं प्रांत थी और बंदायूं प्रांत का प्रशासक है वो किसे बना देता है, वो बना देता है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश है इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण है इसकी शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसे पूर्ण किसने करवाया, तो वो करवाया इल्तुतमिश ने। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को 18 फरवरी 1229 ईस्वी को इल्तुतमिश है ये बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता लेता है। यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में सुल्तान पद की मान्यता सर्वप्रथम किस शासक ने ली थी, वो है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। यानी सुल्तान है, सुल्तान कहलाने की पहले मान्यता कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाही के पास में नहीं थी क्योंकि वो एक गुलाम थे। इल्तुतमिश है ये भी एक गुलाम था लेकिन इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता ले ली थी। और सुल्तान पद की मान्यता है ये बगदाद में इनका खलीफा था वो बगदाद में बैठता था। और बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता लेने के बाद में ही कोई शासक था वो सुल्तान कहलाता था। और सुल्तान पद की मान्यता है ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ली थी। और ये कब ली थी, तो ये 18 फरवरी 1229 ईस्वी में ली थी। और सुल्तान पद की मान्यता लेने के बाद में इल्तुतमिश है ये जो सुल्तान है उसको सुल्तान के पद को वंशानुगत कर लेता है। यानी आगे जो सुल्तान बनेगा वो इल्तुतमिश की पीढ़ी का ही सुल्तान बनेगा, कोई बाहर का व्यक्ति गुलाम वंश में आगे का सुल्तान नहीं बनेगा। और ये कब तक चलता है वंशानुगत पद, ये 1266 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद में बलबनी वंश की शुरुआत हो जाती है गुलाम वंश के अंदर ही। और बगदाद में जो खलीफा था उसने सुल्तान पद की मान्यता देने के बाद में इल्तुतमिश को एक उपाधि प्रदान की थी, वो उपाधि थी नासिर अमीर उल की। यानी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बगदाद के खलीफा ने नासिर अमीर उल की उपाधि किसको प्रदान की थी, तो वो की थी इल्तुतमिश को। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आज की क्लास में आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको साथ साथ में आप नोट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 100% आपको दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। और सुल्तान पद की मान्यता है उसको वंशानुगत करने के बाद में बगदाद का खलीफा है वो इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल की उपाधि प्रदान करता है। और एक इतिहासकार है मिनहाज,
और मिन्हाज है वो सुल्तान ए सैयद की उपाधि प्रदान करता है किसको? इल्तुतमिश को, यानी सुल्तान ए सैयद। सुल्तान ए सैयद की उपाधि इतिहासकार मिन्हाज ने किसे प्रदान की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश को। और सुल्तान ए सैयद होता है भूमि का रक्षक। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत है यह भी इल्तुतमिश ने ही की थी। इक्ता प्रथा क्या होती है? तो इक्ता प्रथा जो सैनिक थे, इल्तुतमिश के साम्राज्य के जो सैनिक थे, वो अपने साम्राज्य से बाहर किसी दूसरे साम्राज्य में जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वापस आने के बाद में उनको जो तनख्वाह के रूप में कुछ भूमि का हिस्सा प्रदान किया जाता था, और उस भूमि के हिस्से को इक्ता प्रथा के नाम से जाना जाता है। और जो सैनिक इस भूमि के हिस्से को ग्रहण करता था उसे इक्तादार कहा जाता है। और इल्तुतमिश है इसे अभिलेखों में किस नाम से पुकारा गया है? तो इल्तुतमिश को अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का रक्षक के नाम से भी पुकारा गया है। और इससे पहले इतिहासकार मिन्हाज है वो भी ईश्वर की भूमि का रक्षक मानता है और इसे एक उपाधि प्रदान करता है, वो उपाधि है सुल्तान ए सैयद की। इल्तुतमिश है उसका एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। उसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है और उसका दिल्ली में मकबरा बनवाता है कौन? इल्तुतमिश। और उस मकबरे को सुल्तान गड्डी के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश है इसने भारत में सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण करवाया था, इसलिए मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? वो भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। और नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो वो सुल्तान गड्डी के नाम से जाना जाता है। सुल्तान गड्डी है ये भारत का प्रथम मकबरा है, और भारत का प्रथम मकबरे का निर्माण करवाने के कारण इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। और इल्तुतमिश है इसने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण शुरू करवाया था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है उसका निर्माण है वो किसने शुरू करवाया था? तो वो करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसे पूर्ण है वो एक मुगल शासक है हुमायूं, यानी मुगल वंश का दूसरे नंबर का शासक है बाबर का पुत्र हुमायूं। वो इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण है उसे पूर्ण करवाता है। और इल्तुतमिश है ये शासक बनने के बाद में अपने साम्राज्य में एक 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाता है, यानी अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाता है। और उस संगठन को चालीसा संगठन के नाम से भी जाना जाता है, और उसको कह सकते हैं चगतान-ए-चेहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। उस 40 तुर्क सरदारों के संगठन को चालीसा संगठन या चगतान-ए-चेहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था? तो 40 तुर्क सरदारों का दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में संगठन है वो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश है ये 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाता है ताकि अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके, युद्धों से रक्षा कर सके, बाहरी आक्रमणों से रक्षा कर सके। इल्तुतमिश है ये मोहम्मद गोरी के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है और उसको जाना जाता है मदरसा ए मुइजी के नाम से। दिल्ली में मदरसा ए मुइजी का निर्माण है वो इल्तुतमिश करवाता है, और किसकी याद में, किसके नाम पर? तो वो मोहम्मद गोरी के नाम पर करवाता है। और 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश है ये गजनी के ताजुद्दीन एल्दोज को हरा देता है और उसके बाद में सिंधु नदी में डुबो कर हत्या कर देता है। तराइन का प्रथम युद्ध है ये 1191 ईस्वी में हुआ था, और ये किन किन के मध्य हुआ था? तो ये मोहम्मद गोरी, गजनी का सुल्तान है मोहम्मद गोरी, उसके और एक है पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के मध्य में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, और इसमें विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? तो इसमें विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ये गलती कर देता है, मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ देता है, यानी अपने जो भारतीय शासक है उसमें दया की भावना पाई जाती है, और जितने भी बाहरी तुर्क शासक रहे उनमें बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। वो भी जिस भूमि पर कब्जा करते थे, जिस शासक पर आक्रमण करते थे, जीत के बाद में उस शासक को जिंदा नहीं छोड़ते थे। हमारे भारतीय शासक है उसमें दया भावना के कारण अपने साम्राज्य को
ख़त्म कर लिया और अपने साम्राज्य में दूसरे बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश दे दिया। यानी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान है ये मोहम्मद गोरी को हरा देता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, लेकिन एक गलती कर देता है, मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन मोहम्मद गोरी है इसने हार नहीं मानी थी उस दिन। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, हरियाणा में तराइन का मैदान है, वहां पर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। उसमें मोहम्मद गोरी है ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसके बाद में बंदी बनाकर अपने साथ में ले जाता है। और बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है ये 1192 से ही हो जाती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी से आगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और उसी में दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश आता है गुलाम वंश, उसकी शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, ये किनके मध्य होता है? तो ये इल्तुतमिश है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश, उसके मध्य, और गजनी का है ताजुद्दीन एल्दोज। ताजुद्दीन एल्दोज है ये भी एक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में विजय होती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश है ये ताजुद्दीन एल्दोज को युद्ध में भगाकर सिंधु नदी तक ले जाता है और सिंधु नदी में डुबो डुबो कर क्या है ताजुद्दीन एल्दोज की हत्या कर देता है और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। और 1217 ईस्वी में एक मोहम्मद गोरी का गुलाम है कुबाचा, उस पर भी आक्रमण करके लाहौर को छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? तो इल्तुतमिश है ये 1217 ईस्वी में। कुबाचा है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ताजुद्दीन एल्दोज है ये भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुबाचा है ये भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यानी 1217 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में तो ताजुद्दीन एल्दोज को हराता है इल्तुतमिश और 1217 ईस्वी में कुबाचा पर आक्रमण करके लाहौर को अपने साम्राज्य में मिला लेता है और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। और दिल्ली सल्तनत के अंदर शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला शासक भी इल्तुतमिश ही है। यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? तो वो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। और इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के जारी किए थे। उसमें चांदी के सिक्के उसको टक्का कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? टक्का। यानी चांदी के सिक्कों को टक्का कहा जाता था। और चांदी के सिक्कों का वजन है ये 175 ग्रेन था। पहले वजन है ये ग्रेन में मापा जाता था, आज के समय ग्राम में मापा जाता है, लेकिन उस समय ग्रेन में मापा जाता था। चांदी के सिक्का है उसका वजन है ये 175 ग्रेन है। और शुद्ध अरबी के सिक्के ये इल्तुतमिश ने जारी किए हैं और दो प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। एक चांदी का सिक्का उसको टक्का कहा जाता है, उसका वजन तो है 175 ग्राम। और तांबे का सिक्का जारी किया है एक और, उसको जित्तल कहा जाता था। यानी तांबे का सिक्का जारी किया उसको क्या कहा जाता था? उसको जित्तल कहा जाता था। तो तांबे के सिक्के का वजन है ये 238 ग्रेन है। चांदी के सिक्के को टक्का कहा जाता था, उसका वजन 175 ग्रेन है। और तांबे का सिक्का है उसे जित्तल के नाम से जाना जाता था। यानी तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था, इसका वजन है 238 ग्रेन है। और इन सिक्कों को किसने जारी किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का तृतीय शासक है इल्तुतमिश, उसने इन सिक्कों को जारी किया था। और एक मिन्हाजुद्दीन सिराज है ये दरबारी विद्वान है इल्तुतमिश का। यानी मिन्हाजुद्दीन सिराज है ये किसका दरबारी विद्वान है? तो ये इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान है और ये ग्रंथ की रचना करता है। उस ग्रंथ का नाम है तबकाते नासिरी। यानी तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना है ये मिन्हाजुद्दीन सिराज ने की थी। और किसके शासन के समय की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश के शासन के समय। और ये किसके दरबार में रहता था? तो वो भी इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकाते नासिरी ग्रंथ की रचना की थी इल्तुतमिश के दरबार में। और इल्तुतमिश है ये 1226 ईस्वी में बंगाल व रणथंभौर विजय करता है और 1232 ईस्वी में नागदा व मालवा को तहस-नहस करते हुए चालुक्यों पर भी विजय प्राप्त कर लेता है 1232 ईस्वी में। और 1236 ईस्वी में बामियाना है ये सिंध के अंदर है और बामियाना सिंध में खोकर जाति निवास करती थी, उस पर भी 1236 ईस्वी में
विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है इल्तुतमिश। उसके बाद में एक इतिहासकार है इब्न बतूता। इब्न बतूता बताता है कि इल्तुतमिश के जो महल थे उस महलों के सामने दो संगमरमर के शेर बने हुए थे और उन शेरों के गले में दो घंटियां बांधी हुई थी। उन शेरों के गले में बंधी हुई घंटियों को बजाने से इल्तुतमिश के साम्राज्य की जो जनता थी उसको न्याय मिलता था। न्याय की जंजीर है ये किसने लगवाई थी? न्याय की जंजीर है ये एक मुगल शासक है जहांगीर, उसने लगवाई थी। और इल्तुतमिश है इसके महलों के सामने दो संगमरमर के शेर यानी पत्थर के शेर बने हुए थे और उन शेरों के गले में दो घंटियां बांधी गई थी और उन घंटियों को बजाने से जो इल्तुतमिश के साम्राज्य की जनता थी उसको न्याय मिलता था। और 1236 ईस्वी में अचानक इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश है ये आगे शासिका बनाना चाहता था रजिया सुल्तान को, लेकिन 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? इल्तुतमिश की, और शासक बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यानी 40वां संगठन था वो सरदारों का, जो 40वां संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, वो आगे शासक बना देता है चौथे नंबर का रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये 1236 ईस्वी में शासक बनता है। ये मात्र 6-7 महीने तक शासक करता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये कौन था? तो ये इल्तुतमिश का पुत्र था। इसको एक योग्य शासक माना जाता था क्योंकि ये सुल्तान का जो पद है उसके योग्य नहीं था। इल्तुतमिश का पुत्र है इसलिए इल्तुतमिश है ये आगे एक शासिका बनाना चाहता था रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान है ये योग्य शासिका थी इसलिए इल्तुतमिश है ये रजिया सुल्तान को शासिका बनाना चाहता था। लेकिन 1236 ईस्वी में जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में सुल्तान है बनने की जो ख्वाहिश थी रजिया सुल्तान की उसको एक बार रोक देते हैं। जो 40वां संगठन के सरदार है वो रोक देते हैं, वो शासक बना देते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। 40वां संगठन के जो सरदार थे वो महिला को एक योग्य शासक मानते थे, यानी महिला को शासक नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाते हैं। लेकिन इसने सुल्तान यानी सुल्तान के पद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और इसके समय शासन है वो इसकी माता है शाह तुर्कान, उसने संभाला था। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय शासन किसने संभाला था? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय शासन है वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता है शाह तुर्कान, उसने संभाला था। शाह तुर्कान है उसके धीरे धीरे अत्याचार है वो बढ़ जाते हैं और आसपास के क्षेत्र में विद्रोह अशांति फैल जाती है। वो इतनी फैल जाती है कि जो हांसी बंदायूं और लाहौर प्रांत के जो सरदार है वो रुकनुद्दीन फिरोज को अपना सुल्तान मानने से इनकार कर देते हैं। यानी हांसी बंदायूं और लाहौर प्रांत के जो सरदार है वो रुकनुद्दीन फिरोज की सत्ता को यानी सुल्तान को मानने से इनकार कर देते हैं। वो अपने अलग साम्राज्य बसाने की योजना बनानी शुरू कर देते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान मिलकर एक योजना बनाते हैं और योजना रजिया सुल्तान को मारने की बनाते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। मुस्लिम सरदार हैं, मुस्लिम सरदारों का जो संगठन है वो शाह तुर्कान की क्या हत्या कर देता है। उसकी योजना है वो सफल नहीं हो पाती है। वो रजिया सुल्तान को इसलिए मारना चाहते थे ताकि जो 40वां संगठन के सरदार है वो रजिया सुल्तान को शासक नहीं बना सके और रुकनुद्दीन फिरोज शाह है वो स्वतंत्र रूप से आगामी शासक है वो स्वतंत्र बन सके, इसलिए वो रजिया सुल्तान को मारना चाहते थे। बेटे और माता ने मिलकर योजना तो बनाई लेकिन उस योजना में सफल नहीं हो पाते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान 40वां संगठन के वो सरदार है उसके पास में इस बात की धीरे धीरे खबर पहुंच जाती है और वो 40वां संगठन के जो मुस्लिम सरदार है वो शाह तुर्कान की क्या हत्या कर देते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज है उसको बंदी बना लेते हैं और उसको बंदी बनाने के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज की भी हत्या कर देते हैं और आगे शासिका बनाते हैं रजिया सुल्तान को। यानी दिल्ली सल्तनत की 5वें नंबर की शासिका बन जाती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासन काल है 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान है वो भी रजिया सुल्तान है और दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला सुल्तान है वो भी रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान का शासन काल है ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक है।
रजिया सुल्तान का जन्म है ये 1205 ईस्वी में बंदायूं में हुआ था। यानी बंदायूं का प्रशासक है वो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है। वहाँ पर क्या है, रजिया सुल्तान का जन्म है ये 1205 ईस्वी में होता है। और इनके पिता का नाम इल्तुतमिश है और इनकी माता का नाम तुर्कमान खातून है। यानी रजिया सुल्तान है इसका 1205 ईस्वी में बंदायूं में जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम है इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान की माता का नाम है तुर्कमान खातून। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका है वो भी रजिया सुल्तान ही बनती है। और रजिया सुल्तान है इसने एक उपाधि धारण की थी सुल्तान बनने के बाद में, वो उपाधि है उम्दत उल निस्वा यानी महिलाओं की संरक्षिका। इसकी उपाधि है उम्दत उल निस्वा की उपाधि किस शासक ने यानी किस सुल्तान ने धारण की थी, तो दिल्ली में उम्दत उल निस्वा की उपाधि है ये रजिया सुल्तान ने धारण की थी। और उम्दत उल निस्वा होता है महिलाओं की संरक्षिका। और रजिया है ये घोड़े पर सवार होकर अपने युद्ध के मैदान में प्रवेश करती थी। रजिया जब युद्ध लड़ने जाती थी तो युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश करती थी। और जो महिलाओं की पहनावा था वो रजिया ने छोड़ दिया था और पुरुषों का पहनावा है वो पहनना शुरू कर दिया था रजिया सुल्तान। उससे आगे अमीर वर्ग के जो सरदार है वो नाराज भी होते हैं। लेकिन देखते हैं रजिया ये दरबार में चोगा या कुबा, चोगा या कुबा कहा जाता है कोट को, यानी ऊपर से लेकर पैरों तक एकल कोट पहनती थी रजिया सुल्तान। और सिर पर एक टोपी पहनती थी, गोल टोपी पहनती थी, उसका नाम था कुला। और कोट को क्या कहा जाता था, चोगा या कुबा कहा जाता था और टोपी को कुला कहा जाता था। ये वस्त्र पहनकर रजिया अपने दरबार में प्रवेश करती थी और युद्ध के मैदान में ये वस्त्र पहनकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रवेश करती थी। रजिया है ये पर्दा प्रथा छोड़ देती है और पुरुषों की वेशभूषा अपना लेती है। उससे जो चालीसा संगठन का सरदार वर्ग है वो रजिया सुल्तान से नाराज हो जाता है। वो महिलाओं को पर्दे में देखना ही अच्छा समझते थे, पर्दे से बाहर देखना अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन रजिया है ये अपने को पर्दे में रखकर शासन नहीं चलाना चाहती थी, ये अपने आप को पर्दे से बाहर निकलकर शासन संभालना चाहती थी। रजिया सुल्तान ने वैसा ही किया, ये महिलाओं की वेशभूषा ये छोड़ देती हैं और पुरुषों का पहनावा पहनना शुरू कर देती है रजिया सुल्तान। और ये एकल एक कोट पहन कर आती थी अपने दरबार में और सर पर टोपी पहन कर आती थी। उसके कोट को चोगा या कुबा कहा जाता था और टोपी को कुला कहा जाता था। और रजिया सुल्तान है ये अपना एक सेनापति असफ सलाह का प्रधान बनाती है, किसको, जलालुद्दीन याकुत को। यानी रजिया सुल्तान है ये जलालुद्दीन याकुत को अमीर याकुर के पद पर नियुक्त करती हैं। अमीर याकुर होता है असफ सलाह का प्रधान, यानी असफ सलाह का प्रधान किसे बना देती हैं, जलालुद्दीन याकुत को। और जैसे ही रजिया सुल्तान जलालुद्दीन याकुत को असफ सलाह का प्रधान बनाती हैं उससे दिल्ली सल्तनत के जो अमीर वर्ग के सुल्तान थे वो पहले से ही रजिया से नाराज थे और जलालुद्दीन याकुत को असफ सलाह का प्रधान बनाने के बाद में और ज़्यादा नाराज हो जाते हैं रजिया सुल्तान से और धीरे धीरे रजिया को मारने की भी प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि रजिया सुल्तान है ये अपने हिसाब से शासन को चलाना चाहती थी, चालीसा संगठन के इच्छाओं के अनुसार शासन को नहीं चलाना चाहती थी। उससे रजिया सुल्तान है ये एक तरफ माने तो चालीसा संगठन का विरोध करके अपनी मनमर्जी से शासन चलाना चाहती थी, लेकिन एक तरफ जिद पर अड़ा हुआ था चालीसा संगठन। चालीसा संगठन है वो अपने नियमों के अनुसार रजिया से शासन करवाना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान है ये चालीसा संगठन के नियमों के खिलाफ शासन करती है। और चालीसा संगठन है वो धीरे धीरे रजिया सुल्तान से नाराज हो जाता है और रजिया सुल्तान है ये जलालुद्दीन याकुत को अत्यधिक महत्व देती है और जलालुद्दीन याकुत के साथ में प्रेम प्रसंग की भी शुरुआत कर देती है। रजिया सुल्तान है असफ सलाह का प्रधान है, यानी जलालुद्दीन याकुत के साथ में रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग था। इससे अमीर वर्ग का तबका है जो अमीर वर्ग के सरदार है वो रजिया सुल्तान से एकदम नाराज हो जाते हैं। वो धीरे धीरे रजिया सुल्तान को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन 1240 ईस्वी में बठिंडा का एक शासक है अल्तुनिया, वो विद्रोह कर देता है और जलालुद्दीन याकुत की हत्या कर देता है। यानी जो
साला का प्रधान था। रजिया सुल्तान के जलालुद्दीन याकुत उसकी बठिंडा का शासक है। कल्तूनिया वो 1240 ईस्वी में विद्रोह कर हत्या कर देता है और रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर अपने साथ में ले जाता है और वहां पर उसे जेल में डाल देता है। अल्तूनिया है ये अपने साथ में ले जाने के बाद रजिया सुल्तान को वहां पर ले जाकर जेल में डाल देता है और पीछे से जो 40 तुर्क सरदारों का संगठन है वो आज़ाद हो जाता है रजिया सुल्तान को बंदी बनाने के बाद में। वो रजिया सुल्तान को आज़ाद करवाने पीछे नहीं जाता है। वो रजिया सुल्तान को मारना चाहते थे लेकिन रजिया को अल्तूनिया ये बंदी बनाकर ले जाता है। पीछे से जो 40 तुर्क सरदारों का संगठन है वो स्वतंत्र हो जाता है और वो शासक बना देता है रजिया सुल्तान के भाई को। और रजिया है वो वहाँ पर जाने के बाद में अपनी चाल चल कर रजिया है वो अपनी चाल चलनी शुरू कर देती है। अपनी कूटनीति या दृष्टिकोण है उसको अपनाना शुरू कर देती है और बठिंडा का जो शासक है अल्तूनिया उससे एक ऐसा षड्यंत्र रचकर अल्तूनिया ऐसी चाल चल कर अल्तूनिया से शादी कर लेती है। अल्तूनिया का रजिया सुल्तान से शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद था, दिल्ली सल्तनत को हड़पना। यानी अल्तूनिया है ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनना चाहता था और उसका माध्यम थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के माध्यम से ही दिल्ली सल्तनत का शासक है वो अल्तूनिया बन सकता था। और रजिया का फायदा ये था, एक तो वो जेल से आज़ाद हो जाती और पीछे से जो 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन है वो रजिया से नाराज हो जाता है और शासक है वो पीछे से रजिया के भाई को बना देते हैं। लेकिन रजिया सुल्तान है उसका डबल फायदा था। एक फायदा तो यह था वो रजिया है वो अल्तूनिया की जेल से आज़ाद हो जाएंगी शादी करने के बाद में अल्तूनिया से, और दूसरा अल्तूनिया के माध्यम से जो दिल्ली की सत्ता है उसको वापस अपने अधिकार में करना चाहती थी। इसलिए दोनों का अपना अपना फायदा था। लेकिन रजिया सुल्तान है उसकी इस चर्चा का पता है वो बेरहम शाह को चल जाता है। बेरहम शाह रजिया सुल्तान का भाई है। जब अल्तूनिया रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर ले जाता है पीछे से 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन है वो रजिया सुल्तान का एक भाई है बेरहम शाह उसको शासक बना देते हैं। इस योजना का पता जैसे ही बेरहम शाह को चलता है कि अल्तूनिया और रजिया सुल्तान है ये दोनों मिलकर दिल्ली की सत्ता को वापस हड़पना चाहते हैं, तब बेरहम शाह ये एक संगठन भेजता है। लेकिन रजिया बठिंडा के शासक अल्तूनिया से शादी करने के बाद में उसकी मदद से दिल्ली की सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहती थी। यानी रजिया है ये बठिंडा के शासक अल्तूनिया के माध्यम से दिल्ली की सत्ता को वापस अपने अंडर में करना चाहती थी और इसका पता है वो इसके भाई बेरहम शाह को चल जाता है और बेरहम शाह है वो एक संगठन बनाता है और उस संगठन को रजिया सुल्तान की हत्या करने के लिए भेजता है। यानी रजिया सुल्तान का भाई है ये एक ऐसा संगठन बनाता है, उस संगठन को रजिया सुल्तान की हत्या करने के लिए भेजता है। ये संगठन है ये 40सा संगठन और 40सा संगठन के जो सरदार है वो और बेरहम शाह मिलकर बनाते हैं ताकि रजिया सुल्तान की हत्या कर दे। उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो रजिया सुल्तान को देकर अपने आप को स्वतंत्र समझना है उसको बंद कर दे। यानी रजिया सुल्तान है इसका असर है वो दूसरी महिलाओं पर भी नहीं पड़े। यानी दूसरी महिलाएं ये भी रजिया सुल्तान को देकर अपनी पर्दा प्रथा है उसको छोड़ दे और अपनी वेशभूषा है उसको छोड़कर पुरुषों की वेशभूषा नहीं अपनाए, इससे पहले ही रजिया सुल्तान की क्या हत्या कर दे। तो जब रजिया सुल्तान और अल्तूनिया जब बठिंडा से दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे तो कैथल है हरियाणा के अंदर, कैथल स्थान है हरियाणा के अंदर, वहां पर एक डाकू का संगठन है वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को यानी अल्तूनिया और रजिया की हत्या कर देता है। और रजिया सुल्तान की हत्या करने के बाद में इसका भाई बेरहम शाह है वो स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। रजिया है ये एक स्त्री होते हुए भी महान शासिका मानी जाती है। अगर रजिया पुरुष होती तो आज स्वतंत्र भारत में महान शासकों में रजिया सुल्तान का नाम गर्व से लिया जाता। रजिया सुल्तान की समाधि है यानी रजिया सुल्तान की कब्र है वो बुलबुली खान मोहल्ला है। ये कहाँ पर है? ये तुर्कमान गेट दिल्ली में है, वहाँ पर रजिया सुल्तान की समाधि बनी हुई है। रजिया सुल्तान के मूल्यांकन की बात की जाए, रजिया कैसी शासिका थी, इसने किस प्रकार अपने साम्राज्य को संभाला था, तो रजिया सुल्तान है इसने
3 वर्ष और 6 माह तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। यानी लगभग 3.5 वर्ष तक शासन किसने संभाला था? तो वो रजिया सुल्तान ने। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो शासन है वो 3.5 वर्ष तक रजिया सुल्तान ने संभाला था। और रजिया सुल्तान ने ये शासिका बनी थी। इससे पहले जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय दिल्ली सल्तनत के जो बिगड़े हुए हालात थे, इसके समय दिल्ली सल्तनत का एक बार खात्मा हो गया था। उसमें काफ़ी सुधार किया था किसने? रजिया सुल्तान ने। और रजिया है ये एक महिला होकर भी महान शासिका थी। रजिया है ये शिक्षित यानी पढ़ी हुई, दयावान यानी प्रजा पर दया करने वाली, कर्तव्यपरायण और साहसी शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। और एक इतिहासकार है मिन्हाज। मिन्हाज लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना संपूर्ण गुण लाभप्रद हो सकते थे। यानी अगर भाग्य रजिया सुल्तान को पुरुष बना देता तो जो गुण पुरुषों के अंदर होते हैं वो सारे के सारे गुण रजिया सुल्तान के अंदर विद्यमान थे। और एक इतिहासकार और है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन लिखता है कि यदि रजिया स्त्री न होती, अगर पुरुष होती, तो उसका नाम आज भारत के महान शासकों में लिया जाता। एल्फिंस्टन कहता है कि अगर रजिया सुल्तान है ये पुरुष होती तो आज जो भारत के महान शासक हैं उसमें स्वतंत्र रूप से रजिया सुल्तान का नाम है यह सबसे ऊपर रहता और स्वतंत्र रूप से रजिया सुल्तान है इसका नाम लिया जाता। उसके बाद में नेक्स्ट शासक बन जाता है रजिया सुल्तान का भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया सुल्तान की तो हत्या ही हो जाती है। अल्तुनिया बंदी बनाकर ले जाता है रजिया सुल्तान को। पीछे से चालीसा संगठन के जो तुर्क सरदार है वो मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बना देते हैं। लेकिन जैसे ही 1240 ईस्वी में केतल हरियाणा के अंदर अल्तुनिया और रजिया की हत्या हो जाती है डाकू के संगठन के द्वारा, तब मुइजुद्दीन बहराम शाह ये स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का 6 नंबर का शासक बन जाता है। और मुइजुद्दीन बहराम शाह इसका अगर स्वतंत्र रूप से शासक की शासन काल की बात की जाए तो वो शासन काल है 1240 से लेकर 1242 ईस्वी में। और 1240 ईस्वी में ही जो बठिंडा का अल्तुनिया है वो रजिया सुल्तान को बंदी बनाता है। और मुइजुद्दीन बहराम शाह ये इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया सुल्तान का भाई था। और चालीसा संगठन के जो तुर्क सरदार है वो रजिया सुल्तान को बंदी बनाने के बाद में अपना नया सुल्तान है वो मुइजुद्दीन बहराम शाह को बना देते हैं। और मुइजुद्दीन बहराम शाह है ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की जो अपनी सत्ता है उसको मजबूत करने के लिए एक नए पद की शुरुआत करता है और वो पद है नायब ए मुमल्लिकात। यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर 40 तुर्क सरदारों का संगठन है वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था इल्तुतमिश ने। और दिल्ली सल्तनत में नायब ए मुमल्लिकात पद की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। और दिल्ली सल्तनत में वजीर पद की शुरुआत किसने की थी? वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ये अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक नए पद की शुरुआत करता है नायब ए मुमल्लिकात। नायब ए मुमल्लिकात क्या है? तो ये उप सुल्तान है। यानी उप सुल्तान के पद की शुरुआत कर दी थी। जैसे अपने राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति होता है वैसे ही सुल्तान के बाद में उप सुल्तान के पद की शुरुआत है वो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने करती थी। और जैसे ही नायब पद की शुरुआत होती है तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था उस शासन का शक्तियाँ थी वो 3 व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है। यानी शासन के दावेदार है वो 3 व्यक्ति बन जाते हैं। पहला तो सुल्तान है यानी जो शासक राजा होता है वो सुल्तान, दूसरा नायब यानी उप सुल्तान, और तीसरा है वजीर यानी प्रधानमंत्री। जैसे अपने अगर वर्तमान काल में बात की जाए तो जैसे हम रामनाथ कोविंद को तो सुल्तान मान सकते हैं, नायब है ये उपराष्ट्रपति को मान सकते हैं वेंकैया नायडू को, और वजीर प्रधानमंत्री है ये मान सकते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुइजुद्दीन बहराम शाह ये अपना प्रथम नायब बनाता है किसको? मलिक इख्तियारुद्दीन ऐब्तिन को। यानी मलिक इख्तियारुद्दीन ऐब्तिन को अपना प्रथम नायब यानी उप सुल्तान है बनाता है। और इसके समय प्रधानमंत्री यानी वजीर के पद में मुआजिबुद्दीन था और प्रथम वजीर है ये फकीह मुदब्बर था। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय नायब है ये मलिक इख्तियारुद्दीन ऐब्तिन है और वजीर यानी प्रधानमंत्री है ये मुआजिबुद्दीन था। और प्रथम वजीर यानी प्रथम प्रधानमंत्री है
ये फके मुदीबर था और सर्वप्रथम वजीर पद की शुरुआत है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन है, ये सुल्तान की बहन से विवाह कर लेता है। और मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन है शादी के बाद अपने आप को सुल्तान से अधिक शक्तिशाली समझने लग जाता है। यानी मुइजुद्दीन behram शाह की जो बहन है उसके बाद में उसके साथ में जो नायब है उप सुल्तान है मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन है, वो सुल्तान यानी मुइजुद्दीन behram शाह की बहन के साथ में विवाह कर लेता है। और उसके बाद में जो सुल्तान पद की समस्त शक्तियाँ हैं वो अपने हाथ में ले लेता है। और इससे मुइजुद्दीन behram शाह है वो अपने आप को धीरे धीरे एक योग्य मानना शुरू कर देता है। मन ही मन नाराज होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। और मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन है ये शादी करने के बाद में सुल्तान यानी राजा से अधिक शक्तिशाली किसको मानने लग जाता है, अपने आप को। और अमीर हजीब के पद पर बदरुद्दीन सन्नुकार खमी था। यानी मुइजुद्दीन behram शाह के समय अमीर हजीब ये एक दरबारी पद है, उसके ऊपर अमीर ए हजीब के पद पर बदरुद्दीन सन्नुकार खमी था। धीरे धीरे ये मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन यानी जो नायब है मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन जैसे वो सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग कर रहा था उसको देखकर यह भी सुल्तान की शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है और अपने आप को स्वतंत्र मानने लग जाता है। उससे मुइजुद्दीन behram शाह बहुत ही नाराज हो जाता है और नाराज होकर मुइजुद्दीन behram शाह ये बदरुद्दीन सन्नुकार खमी और शेख ताजुद्दीन की क्या है हत्या करवा देता है। हत्या करवाने के बाद में 1241 ईस्वी में मंगोलों का पंजाब पर आक्रमण हो जाता है। 1241 में मंगोल है ये पंजाब पर आक्रमण करते हैं, उसमें शासक है कबीर खां। लेकिन मंगोल है ये कबीर खां अयाज से हार जाते हैं। मंगोल है ये 1241 ईस्वी में पंजाब के कबीर खां अयाज पर आक्रमण करते हैं लेकिन उससे हार जाते हैं। तब मंगोल है ये लाहौर पर आक्रमण कर देते हैं और लाहौर में उस समय शासक था कारकस, उसको पराजित कर लाहौर में जो सरदार था वो था कारकस, उसको पराजित करके वहाँ की जनता के साथ में लूटपाट करते हैं और काफ़ी लोगों की हत्या करते हैं। उससे क्या है मुइजुद्दीन behram शाह है ये अत्यधिक गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है और एक संगठन बनाता है। और किसके नेतृत्व में बनाता है तो मुइजुद्दीन behram शाह है, इसका एक वजीर था निजाम उल मुल्क, उसके नेतृत्व में एक संगठन बनाकर मंगोलों के खिलाफ सेना भेजता है। सेना भेजने के बाद में जो मंगोलों की सेना थी उसका रुख है वो दिल्ली की ओर हो जाता है और behram शाह को बंदी बना लेती है। और मई 1242 ईस्वी में मुइजुद्दीन behram शाह की क्या है वो सेना हत्या कर देती है। और उसके बाद में आगे का शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत में 7वें नंबर का शासक बन जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल की बात की जाए तो अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो सुल्तान की जो समझ शक्तियाँ हैं वो किसके हाथ में आ गई थी, वो आ गई थी चालीसा संगठन के सरदारों के हाथ में। यानी चालीसा संगठन के हाथ में आ गई थी। जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था वो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय स्वतंत्र हो जाता है और सुल्तान से अधिक शक्तिशाली अपने आप को मानना शुरू कर देता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो सुल्तान की शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग है वो चालीसा संगठन करना शुरू कर देता है। और इसके समय अमीर हाजिब ये दरबारी पद है एक, उस पर बलबन था और बलबन है ये उस 40 तुर्क सरदारों के संगठन का भी एक व्यक्ति था। और इसके समय नायब है यानी उप सुल्तान है वो था कुतुबुद्दीन हसन और वजीर यानी प्रधानमंत्री था अबू बकर। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय जो सुल्तान पद की समझ शक्तियाँ हैं वो अमीर हाजिब यानी बलबन है वो अपने हाथ में ले लेता है और उन सुल्तान पद की जो समझ शक्ति है उसका प्रयोग है वो अमीर हाजिब यानी दरबारी पद है उस पर तैनात किया था बलबन को। बलबन है ये 40 तुर्क सरदारों के संगठन का ये व्यक्ति था, वो सुल्तान से अधिक अपने आप को शक्तिशाली समझना शुरू कर देता है। और 1945 ईस्वी में मंगोलों का भारत पर आक्रमण हो जाता है और उसमें मंगोलों का नेता था मंगू।
1945 ईस्वी में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मंगोलों का नेता मंगू था, और बलबन है ये दिल्ली सल्तनत की ओर से आक्रमण करके लाहौर में मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। यानी अलाउद्दीन मसूद शाह है, उसके साम्राज्य की तरफ से बलबन है ये आक्रमण करता है और लाहौर और मुल्तान को अपने अधिकार में कर लेता है बिना अलाउद्दीन मसूद शाह के सहयोग के। तब बलबन है वो दिल्ली सल्तनत का विश्वास पात्र बन जाता है और शक्तिशाली बन जाता है। और नासिरुद्दीन वापिस आने के बाद में बलबन और नासिरुद्दीन महमूद और उसकी मां ने मिलकर अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। यानी बलबन है वो लाहौर और मुल्तान विजय करता है। उसके बाद में जब दिल्ली सल्तनत में आता है, उसके बाद में जो नासिरुद्दीन महमूद है, ये नासिरुद्दीन महमूद है इल्तुतमिश का पोता था, और नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ है वो मिलकर, बलबन है ये तीनों मिलकर अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं। और उसके बाद में 10 जून 1246 ईस्वी को अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद कर लेते हैं और आगे का नेक्स्ट शासक बना देते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह को। यानी दिल्ली सल्तनत का 8वें नंबर का शासक बन जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद शाह। और नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल है 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल है 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन महमूद शाह ये इल्तुतमिश का पोता था और इसकी उपाधि थी दरवेश खुदा, दरवेश यानी खुदा का बंदा। ये अपने आप को ईश्वर का भगत समझता था, यानी खुदा का बंदा यानी दरवेश इसकी उपाधि थी। और इससे पहले नासिरुद्दीन मसूद शाह ये इल्तुतमिश का पुत्र भी था, उसकी बचपन में मृत्यु हो गई थी और उसके समाधि स्थल पर सुल्तानगड्डी मकबरे का निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। वो भारत का प्रथम मकबरा था और इल्तुतमिश को मकबरों का पिता में भी कहा जाता है। और ये नासिरुद्दीन महमूद शाह ये इल्तुतमिश का पोता है। और नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय जो शासन की समझ शक्ति है वो बलबन के पास में आ गई थी। और नासिरुद्दीन महमूद शाह इसने 1249 ईस्वी में जो समझ शक्तियाँ हैं ये अलाउद्दीन मसूद शाह के समय भी उन समझ शक्तियों का प्रयोग है ये बलबन करना शुरू कर देता है। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय बिना सुल्तान बने ही बलबन है ये सुल्तान का मुकुट धारण करना शुरू कर देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के अंदर किस सुल्तान ने शासक बनने से पहले ही सर पर मुकुट धारण किया था, तो वो है बलबन। बलबन है ये नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय ही सुल्तान का जो मुकुट है वो धारण कर लेता है। और नासिरुद्दीन महमूद शाह ने 1249 ईस्वी में बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। यानी नासिरुद्दीन महमूद शाह ये 1249 ईस्वी में बलबन को एक उपाधि प्रदान करता है, वो उपाधि है उलुग खां की। और नासिरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन की पुत्री के साथ में विवाह किया था। नासिरुद्दीन महमूद शाह ये बलबन की पुत्री है उसके साथ में विवाह कर लेता है। उसके बाद में बलबन है ये अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझना शुरू कर देता है और जो सुल्तान का मुकुट है वो धारना शुरू कर देता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह उसने नायब का पद है ये भी बलबन को दे दिया, यानी उप सुल्तान का पद है ये भी बलबन की बहन के साथ में शादी करने के बाद में नासिरुद्दीन महमूद शाह ये पद है ये बलबन को दे देता है। और उसके बाद में बलबन है ये शक्तिशाली हो जाता है, नासिरुद्दीन महमूद शाह से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत का अगर शासन की बात की जाए तो स्वतंत्र रूप से शासक तो नामात्र का सुल्तान है ये नासिरुद्दीन महमूद शाह रहता है, लेकिन शासन का समस्त शक्तियों का प्रयोग है ये बलबन करना शुरू कर देता है। नासिरुद्दीन महमूद शाह ये नामात्र का शासक रह जाता है। जो सुल्तान की समस्त शक्तियाँ हैं वो किसके हाथ में आ जाती है, बलबन के हाथ में आ जाती है। इससे जो 40 तुर्क सरदारों का संगठन है वो भी बलबन से नाराज हो जाता है। बलबन है उस समय तो उस संगठन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन शासक बनता है। शासक बनने के बाद उस संगठन को बलबन है ये समाप्त कर देगा। नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय जो भारतीय मुसलमान है उनका एक अलग दल बन गया था। यानी नासिरुद्दीन महमूद शाह है उसके समय जो सुल्तान की समझ शक्ति है उसका प्रयोग है ये बलबन करना शुरू कर देता है। और नासिरुद्दीन महमूद शाह ये बलबन को उप सुल्तान यानी नायब का पद है ये सौंप देता है। इससे जो मुस्लिम वर्ग के जो 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन था उसमें मुस्लिम सरदार थे वो इससे नाराज हो जाते हैं और अपना एक अलग ही दल बना लेते हैं। और उसका नेता है वो इमादुद्दीन रेहान था।
उस दल का नेता है वो कौन था, तो वो था इमादुद्दीन रिहान। और 1266 ईस्वी में बलबन है ये गुप्त तरीके से नासिरुद्दीन महमूद शाह की क्या हत्या कर देता है। और उसके नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या का किसी को भी खबर नहीं होता है, और गुप्त रूप से हत्या करके, यानी बलबन है ये नासिरुद्दीन महमूद शाह की गुप्त तरीके से 1266 ईस्वी में हत्या कर देता है। और हत्या ऐसे करता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। और उसके बाद में आगे स्वतंत्र रूप से शासक है वो 9वें नंबर का गुलाम वंश का शासक बन जाता है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन है, इससे पहले जो इल्तुतमिश है उसने जो वंशानुगत सुल्तान की मान्यता बगदाद के खलीफा से ग्रहण की थी, उसका वंशानुगत पद है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में बलबनी वंश यानी गुलाम वंश के अंदर ही बलबनी वंश की शुरुआत हो जाती है 1266 से लेकर 90 ईस्वी तक, यानी 34 वर्षों तक इसमें बलबनी वंश का राज आ जाता है। यानी गुलाम वंश का 84 वर्षों का शासन है, उसमें 34 वर्ष का बलबनी वंश का शासन शुरू हो जाता है। और गियासुद्दीन बलबन है, बलबनी वंश को गुलाम वंश के नाम से ही जाना जाता है। और गियासुद्दीन बलबन है इसका मूल नाम है वो बहाउद्दीन था, यानी गियासुद्दीन बलबन का जो बचपन का नाम था वो था बहाउद्दीन। और उपाधियों की बात की जाए तो बलबन है ये सुल्तान बनते ही गियासुद्दीन की उपाधि धारण कर लेता है। और एक थी उपाधि उलुग खां की, उलुग खां की उपाधि है ये बलबन को नासिरुद्दीन महमूद शाह ने प्रदान की थी। और नियाबते खुदाई यानी खुदा का बंदा समझता था अपने आप को, जिले इलाही यानी ईश्वर का सच्चा भगत मानता था। कौन है? गियासुद्दीन बलबन। और एक इतिहासकार है बर्नी बर्नी है, वो लिखता है कि बलबन को खुफिया कातिल कहा जाता है। तो बलबन को खुफिया कातिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बलबन है इसने खुफिया तरीके से नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी थी, और उस हत्या के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था, इसलिए बलबन को खुफिया कातिल कहा जाता है। और किसने कहा है? तो इतिहासकार है एक बर्नी, वो बलबन को खुफिया कातिल कहता है। और बलबन है ये इल्तुतमिश का गुलाम था, बलबन है ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश है वो बलबन को दिल्ली बाजार से खरीदता है। यानी कहाँ से? बलबन को 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली दरबार से खरीदा था। खरीदने के बाद में इल्तुतमिश है उसको खास तार के पद पर नियुक्त करता है। कौन? इल्तुतमिश है वो खास तार के पद पर बलबन को नियुक्त करता है। और खास तार होता है अंगरक्षकों का प्रधान, यानी जो इल्तुतमिश के बॉडीगार्ड थे उनका प्रधान है वो किसको बना दिया था? वो बलबन को बना दिया था। यानी इल्तुतमिश ने बलबन को अपने दरबार में खरीदने के बाद में खासतार का पद दिया था। खासतार होता है अंगरक्षकों का प्रधान, यानी बॉडीगार्ड थे जो इल्तुतमिश के, उसका प्रधान है वो बलबन को बना दिया। और इल्तुतमिश है ये इसने एक 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था, और उस संगठन का प्रधान भी किसे बना दिया? बलबन को बना दिया था। और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बलबन है ये 40 संगठन में हावी हो जाता है, और उसके बाद में इल्तुतमिश की पीढ़ियों पर भी हावी होकर बलबनी वंश की शुरुआत कर देता है। बलबन ने सुल्तान बनते ही जो 40 संगठन है उसका अंत कर दिया, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सल्तनत में जो वंशानुगत पद था इल्तुतमिश का, उस पर धीरे धीरे अधिकार जमाना किसने शुरू कर दिया था? बलबन ने शुरू कर दिया था। इसे जो 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन था, जो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन बनाया था, वो संगठन है वो भी बलबन से नाराज हो गया था। इसलिए बलबन है उस समय तो उस सरदारों के संगठन को कुछ नहीं कहा, लेकिन बलबन को पता था एक दिन मैं शासक बनूंगा, और जैसे ही शासक बनूंगा तो इस संगठन का सर्वप्रथम अंत कर दूंगा। तो बलबन ने शासक बनते ही सर्वप्रथम 40वां संगठन का अंत कर दिया, और 40वां संगठन की शुरुआत है ये इल्तुतमिश ने की थी। और बलबन ने 40वां संगठन का अंत करने के बाद में एक अपना नया राजस्व सिद्धांत शुरू कर दिया था, उसको बलबन के राजस्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बलबन ने 40वां संगठन को समाप्त करने के बाद में एक नया विभाग बनाया था, और उस विभाग का नाम था दीवान ए उरज विभाग। क्या? दीवान ए उरज विभाग। और दीवान ए उरज विभाग ये था एक सैनिक विभाग, सैनिकों का संगठन था उसका एक विभाग बनाया था, और उसे दीवान ए उरज विभाग के
नाम से जाना जाता था और इस विभाग की स्थापना है वो बलबन ने की थी। और इस विभाग को बनाने के बाद में बलबन है वो अपने साम्राज्य की गुप्तचर प्रणाली है उसको मजबूत कर लेता है। और बलबन अपने साम्राज्य में सिजदा व पेबोस प्रथा है उसको प्रारंभ कर देता है। यानी दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत है ये की थी बलबन ने। बलबनी वंश का शासक है, गुलाम वंश का ही शासक है। गुलाम वंश में इसने बलबनी वंश की शुरुआत कर दी थी और वो है बलबन। इसने दो नई प्रथाएं शुरू की थी। शासक बनने के बाद में अपने साम्राज्य के नियम रूल कानून कायदे थे उसको चेंज कर दिया था। यानी बलबन के साम्राज्य के जो सरदार थे वो सिजदा यानी बलबन के दरबार में आने के बाद में घुटने टेक कर सर के हाथ लगाकर सलाम करते थे उसको कहते थे सिजदा, सिजदा प्रथा। और एक और प्रथा थी पेबोस प्रथा। पेबोस प्रथा ये थी जो बलबन के साम्राज्य के जो इसके अधीन जो सरदार थे, अपने कह सकते हैं राजस्थान में जो ठिकाने यानी ठिकानों के जो सरदार थे वो बलबन के पैरों के पास में बैठकर बलबन के पैरों को चूमकर अपने माथे के लगाते थे उसको कहते थे पेबोस प्रथा। यानी बलबन ने दो बहुत ही खतरनाक प्रथाओं की शुरुआत की थी वो है सिजदा व पेबोस प्रथा। और ये आगे धीरे धीरे मुगल काल में भी चलना शुरू हो जाती है। सिजदा प्रथा है ये मुगल काल में भी अत्यंत जोर शोर से चलती हैं। और बलबन है ये एक नए उत्सव यानी ईसाइयों के एक नए त्योहार की शुरुआत करता है वो है नवरोज उत्सव। यानी नवरोज उत्सव की शुरुआत है ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने की थी। और इसका अंत है ये मुगल वंश का एक शासक है औरंगजेब। मुगल वंश का एक शासक है अकबर का पुत्र औरंगजेब, उसने इसका अंत कर दिया था। और बलबन है ये अपने साम्राज्य में शराब है, संगीत है और नृत्य है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देता है। यानी अपने साम्राज्य में जो शराब के ठेके ठिकाने थे वो बंद कर दिए, संगीत है उसको बिल्कुल बंद कर दिया और नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बलबन है ये अपने आप को एक सही वंशज मानता था, अपने आप को एक उच्च कुल का व्यक्ति समझता था। तो बलबन है ये सही वंशज होने का भी दावा करता है। किस प्रकार करता है वो देखिए पढ़ते हैं। बलबन है ये समय को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित जो फिरदौसी है उसके शाहनामा में जो वर्णित है अफरासिया वंश, उस वंश से अपने आप को मानता है। और ये बलबन है ये कुलीनता पर भी बल देता है यानी जो निम्न कुल के व्यक्ति है उस पर विशेष बल देता है। उसके खिलाफ बलबन का एक प्रसिद्ध कथन है, वो कथन ये है बलबन कहता है जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मैं अत्यधिक क्रोधित होकर मेरा हाथ है उस समय तलवार की ओर चला जाता है। बलबन क्या कहता है जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रोधित होकर मेरा हाथ है ये स्वयं तलवार की ओर चला जाता है। बलबन कहता है कि जब भी मैं नीच कुल यानी नीच जाति के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा खून खोलने लग जाता है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और मेरा हाथ है वो स्वयं तलवार की ओर चला जाता है और उस व्यक्ति की हत्या करने को मन करता है। यह बात कौन कहता है? बलबन कहता है। बलबन है ये अपने समय जो बलबन के समय जो विद्रोह हुए थे उनका किस प्रकार दमन करता है उसके बारे में ही चर्चा करते हैं। बलबन है इसने सर्वप्रथम मेवातियों के विरुद्ध सेना भेजकर कठोरतापूर्वक दमन किया था। यानी बलबन ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध सेना भेजी थी? मेवातियों के विरुद्ध सेना भेजी थी और उसका कठोरतापूर्वक दमन किया था। और 1279 ईस्वी में बंगाल का शासक है तुगरिल खां। तुगरिल खां बंगाल में अपने नाम के सिक्के जारी करके विद्रोह शुरू कर देता है। और बलबन है उसके विद्रोह को दबाने के लिए लगातार 2 बार सेनाएं भेजता है लेकिन सेना को सफलता नहीं मिलती है। तुगरिल खां है ये इधर उधर छुप जाता है, सेना असफल होकर वापस आ जाती हैं। और इस तुगरिल को विद्रोह को दबाने में बलबन को कितना समय लगा था? तो बलबन को 2 वर्ष का समय लग गया था। तुगरिल के विद्रोह को दबाने में बलबन को 2 वर्ष का समय लग गया था। तुगरिल है ये ऐसे समझ रहा था कि धीरे धीरे मैं इधर उधर छुपता रहूंगा और बलबन है ये वापस अपनी सल्तनत की ओर लौट जाएगा यानी दिल्ली की ओर लौट जाएगा और पीछे से धीरे धीरे
इनके क्षेत्र पर मैं अधिकार करके अपने साम्राज्य को मजबूत कर लूँगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बलबन के साथ मैं युद्ध करके बलबन को पराजय कर दूंगा। लेकिन उस समय बलबन है ये ज़्यादा मजबूत था, इसलिए तुगरिल का ये युद्ध करना नहीं चाहता था, इसलिए इधर उधर छिप रहा था। लेकिन एक दिन बलबन की सेना को कुछ बंजारों का एक संगठन था, वो सूचना देता है कि तुगरिल यहाँ पर छुपा हुआ है। तो बलबन की सेना है वो तुगरिल को पकड़कर वहीं पर तुगरिल की हत्या कर देती है। इसलिए तुगरिल के विद्रोह को दबाने में बलबन को 2 वर्ष का समय लग गया था। उसके बाद में करते हैं बलबन की न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? बलबन की न्याय व्यवस्था है ये कठोर थी, यानी बलबन के समय जो व्यक्ति गलत काम करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। और बलबन के समय न्याय था वो पक्षपात रहित था, यानी किसी व्यक्ति का कोई पक्ष नहीं लिया जाता था, पक्षपात रहित न्याय था। जो भी व्यक्ति कुकर्म करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था। जो भी बलबन के बनाए हुए नियमों को तोड़ता था, उनका पालन नहीं करता था, उनको कठोर दंड दिया जाता था। और बलबन है जो अपराधों से संबंधित मामले है उनका न्याय है वो स्वयं ही करता था। जो अपराधों से संबंधित मामले है उसका न्याय है ये बलबन है खुद ही करता था। और बलबन ने अपनी शासन व्यवस्था का आधार है वो रकतवे लोहे की नीति को बनाया था। किसको? रकतवे लोहे की नीति को। और 1286 ईस्वी में बलबन की क्या है? मृत्यु हो जाती है। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। उसके बाद में शासक बन जाता है बलबन का पोता केकुबाद। बलबन का पुत्र है बुगरा खां। बुगरा खां ये शासक नहीं बनना चाहता था, ये सुल्तान नहीं बनना चाहता था, इसका सुल्तान पद की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके बाद में बुगरा खां है ये शासक बना देता है अपने पुत्र केकुबाद को। केकुबाद है ये बलबन का पोता है और बुगरा खां का पुत्र है। केकुबाद का शासनकाल है 1286 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। केकुबाद का शासनकाल है ये 1286 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक है। केकुबाद कौन था? तो केकुबाद है ये बुगरा खां का पुत्र था। बुगरा खां कौन था? तो बुगरा खां है ये बलबन का पुत्र था। बलबन कौन था? बलबन है ये इल्तुतमिश का गुलाम था। गयासुद्दीन बलबन का पोता था और केकुबाद है गयासुद्दीन बलबन का पोता था। केकुबाद है इसके समय एक सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी, यानी इसको कह सकते हैं अपने फिरोज खिलजी। इसके समय सेनापति था फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। उसको केकुबाद ने एक उपाधि दी थी, वो उपाधि थी शाइस्ता खां की, यानी फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। और 1290 ईस्वी में केकुबाद को लकवा हो जाता है और लकवा होने के कारण 1290 ईस्वी में केकुबाद की क्या है? मृत्यु हो जाती है। 1290 ईस्वी में केकुबाद की मृत्यु होने के बाद में 11वें नंबर का दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बन जाता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। और शमसुद्दीन क्यूमर्स है ये 1290 ईस्वी में शासक बना था, 2-3 महीने शासन किया था इसने। शमसुद्दीन क्यूमर्स है ये केकुबाद का पुत्र था और बुगरा खां का पुत्र था और बलबन का प्रपौत्र था। यानी केकुबाद है इसका तो शमसुद्दीन क्यूमर्स है ये पुत्र है और बुगरा खां का पोता है और बलबन का प्रपोता है। शमसुद्दीन क्यूमर्स है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है। गुलाम वंश का प्रथम शासक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की शुरुआत है वो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है ये तराइन के द्वितीय युद्ध में जैसे ही मोहम्मद गोरी है ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, बंदी बना लेता है, उसके बाद में शुरुआत हो जाती है। और उसमें बाद में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देता है 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कह सकते हैं और प्रथम शासक कह सकते हैं। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक है वो है शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स है ये केकुबाद का पुत्र था, बुगरा खां का पोता था, बलबन का परपोता था और गुलाम वंश का अंतिम शासक है।
और इसके समय जलालुद्दीन खिलजी है वो सेनापति था, और वो है 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी यानी सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी, वो 1290 ईस्वी में शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का 1290 ईस्वी में अंत हो जाता है। और इससे आगे शुरुआत हो जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश ज़्यादा सल्तनत में टिक नहीं पाया था, मात्र 30 वर्ष तक खिलजी वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। खिलजी वंश को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश यानी गुलाम वंश के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित उन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक हमारी पहले की क्लासें नहीं देखी है उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और वहाँ पर जाकर दिल्ली सल्तनत की जो पहले की 5 क्लासें हैं उनको आप देख सकते हो। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी जिस भी विषय पर नेक्स्ट चर्चा होगी उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। जो भी वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज की क्लास में हमने पूरे गुलाम वंश को पढ़ा है, शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर शमसुद्दीन क्यूमर्स तक। कुछ किताबों के अंदर 10वां शासक है ये केकुबाद को माना जाता है, लेकिन केकुबाद है ये 10वें नंबर का अंतिम शासक नहीं था। इसके बाद में 2-3 महीने तक शासन है वो शमसुद्दीन क्यूमर्स ने संभाला था, यानी केकुबाद का पुत्र है शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसने 2-3 महीने तक दिल्ली सल्तनत का शासन है वो सल्तनत में गुलाम वंश का शासन संभाला था। 1290 ईस्वी में लकवा होने के कारण केकुबाद की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में 2-3 महीने का शासक है ये शमसुद्दीन क्यूमर्स बना था, और इसके समय जलालुद्दीन खिलजी सेनापति था वो हावी हो जाता है, और जो सुल्तान की समझ शक्ति है उसका प्रयोग करना शुरू कौन कर देता है, फिरोज खिलजी है वो सुल्तान की समझ शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। और उसके बाद में एक दिन शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो जाता है, और उसके बाद में खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। खिलजी वंश ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट 2 क्लासों में या 3 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे खिलजी वंश को। उसके बाद में खिलजी वंश पर कंप्लीट क्लास मिलेगी आपको, ताकि खिलजी वंश को आप क्लास के अंदर ही विस्तार से याद कर सको। गुलाम वंश है इसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको इस क्लास के अंदर कवर किया गया है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे, और खिलजी वंश की शुरुआत है ये फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश ज़्यादा बड़ा नहीं है, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत के अंदर बड़े वंश की बात की जाए तो ये गुलाम वंश ही था। गुलाम वंश का शासनकाल है ये 84 वर्षों तक रहा था, यानी सबसे बड़ा वंश यही है। इसके बाद में खिलजी वंश छोटा है, इसको पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में समय 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 राजवंशों ने राज किया था। दिल्ली सल्तनत है इसमें 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक 5 राजवंशों ने राज किया था। और पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। 1206 से 90 ईस्वी तक 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक 84 वर्षों तक गुलाम वंश का शासन रहता है। उसके बाद में इससे आगे खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है 1290 ईस्वी में, और 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत हो जाता है। और उसके बाद में तीसरा वंश है वो है तुगलक वंश, यानी खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश की शुरुआत हो जाती है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और तुगलक वंश की 1414 ईस्वी में अंत हो जाता है। उसके बाद में सैयद वंश है। सैयद वंश का शासनकाल है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक है। इसमें अगर हम बड़े वंशों की बात की जाए तो तुगलक वंश और गुलाम वंश है ये दिल्ली सल्तनत के बड़े वंश है। और इसके बाद में अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश।
लोधी वंश का शासनकाल रहा था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और उसके बाद में मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद में 1526 से लेकर 1857 के बीच में मुगल वंश रहता है। मुगल वंश को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।